स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। उत्तराखंड में पहले फेज के चुनाव के लिए आज शाम चुनाव प्रचार थम गया है और पहले चरण की वोटिंग 24 जुलाई को यानी कि गुरुवार को होगी। पहले फेज में 17,829 कैंडिडेट्स के भाग्य का फैसला होगा। इसमें ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य पदों के लिए मतदान होंगे और दूसरे फेज में 14,751 कैंडिडेट के भाग्य का फैसला हो जाएगा। इसके लिए 28 जुलाई को वोटिंग होगी। पंचायत चुनाव में जहां एक और राज्य निर्वाचन आयोग की भूमिका पर सवाल उठे, वहीं प्रत्याशियों को हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अपना रुख करना पड़ा। इसमें अब टिहरी की बूतसी जिला पंचायत सीट से उम्मीदवार सीता देवी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए उन्हें नामांकन को सही ठहराया है। पूर्व में सीता देवी के नामांकन को कथित रूप से एनओसी की कमी के चलते रिटर्निंग अफसर ने रद्द कर दिया था। इसके बाद अकेले मैदान में बची उम्मीदवार सरिता नकोटी को निर्विरोध विजेता घोषित कर दिया गया। सीता देवी ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी और कोर्ट से उन्हें चुनाव लड़ने की इजाजत मिल गई थी। सरिता नकोटी ने इस पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कहा उनका निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को सही मानते हुए सीता देवी के नामांकन को मंजूरी दे दी है। उच्चतम न्यायालय ने, माननीय उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप नहीं किया है, उसमें कुछ गलत नहीं माना है और उसके बाद उन्होंने यह कहा है कि इसमें कोई इंटरफेरेंस माननीय उच्चतम न्यायालय का नहीं होगा, यानी माननीय उच्च न्यायालय का आदेश कायम है और अब सीता भुतसी विलेज जौनपुर टिहरी गढ़वाल से चुनाव लड़ सकती हैं। उधम सिंह नगर की कुंडा पुलिस ने एक हैरान करने वाला खुलासा किया है। यहाँ पर पंचायत चुनाव के चक्कर में एक पड़ोसी से दूसरे पड़ोसी को जहर देकर मार डाला। उधम सिंह नगर के थाना कुंडा इलाके में पिछले दिनों एक शख्स की संदिग्ध मौत हो गई थी। जांच के दौरान पता लगा कि ये मौत सामान्य नहीं थी, बल्कि इस घटना के पीछे हत्या की साजिश रची गई थी। पुलिस ने राहुल कुमार नाम के शख्स की हत्या कर खुलासा करते हुए दावा किया है कि राहुल की हत्या बलविंदर और सुखविंदर नाम के 2 आरोपियों ने जहर देकर की है, ताकि मृतक का परिवार चुनाव में उन्हें चुनौती ना दे। उत्तरकाशी के दूरस्थ पोलिंग बूथों के लिए 81 पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया है। इसमें विकास खंड पुरोला की 5, नौगांव की 34, मोरी की 42 पोलिंग पार्टियां हैं, जबकि बाकी के पोलिंग बूथों के लिए बुधवार को 23 पोलिंग पार्टियों को भेजा जाएगा। वहीं बारिश से रास्ते बंद होने पर फौरन रास्ते खोलने के निर्देश भी संबंधित विभाग को दिए गए हैं। मोरी, पुरोला और नौगांव आज 81 पार्टी तीनों ब्लॉक से हम लोग मूव कर रहे हैं, जो उनके मतदान केंद्रों को जा रही है। जहाँ तक मौसम को लेके है, उसमें अलर्ट भी है। हमने जो भी हमारी PMJSY, PWD, रेडक्रॉस और ब्रिडकुल की रोड है, चारों एजेंसियों को बोला हुआ है कि जिधर स्लिप ज़्यादा आते हैं तो उसकी उल्टी तरफ वो अपना गाड़ियाँ ट्रांसशिपमेंट के लिए टैक्सी करके रखेंगे। और विकासनगर से भी पहले फेज के पंचायत चुनाव को लेकर पोलिंग पार्टियों को भेज दिया गया है। त्यूड़ी क्षेत्र के दूरस्थ गांवों के लिए 44 पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया है और बाकी बची पोलिंग पार्टियों को बुधवार को रवाना किया जाएगा। 24 जुलाई को पंचायत चुनाव के लिए पहले फेज की वोटिंग होनी है। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण में मतदान से पहले चुनाव प्रचार का शोर मंगलवार को शाम को थम गया। बीजेपी जहां जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त दिख रही है, वहीं लगता है कि कांग्रेस ने तो चुनाव से पहले ही हथियार डाल दिए। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश की सियासत में इन दिनों पंचायत चुनाव का शोर है। प्रदेश के 12 जिलों की करीब 7,500 ग्राम पंचायतों में 2 चरणों में मतदान होना है। पहला चरण 24 जुलाई और दूसरा चरण 28 जुलाई को होगा। मतगणना 31 जुलाई को होनी है। खास बात यह है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ये चुनाव हो रहे हैं।
लिहाजा बीजेपी और कांग्रेस जैसे दलों ने इसमें पूरी ताकत झोंकी हुई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इन चुनाव को गांव के अंतिम व्यक्ति के अधिकार का चुनाव बताया है। उनका दावा है कि देवभूमि की जनता ने अब तक हर स्तर पर बीजेपी को समर्थन दिया है। ऐसे में पंचायतों की सत्ता भी बीजेपी के हाथ में ही आएगी। देवभूमि उत्तराखंड के लोग हमेशा से उन्होंने विकास को प्राथमिकता दी है, राष्ट्रवाद को प्राथमिकता दी है। मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे उन्होंने चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो या नगर निगम हो, नगर पंचायतें हो, नगर पालिकाएँ हो, सभी में भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया है, समर्थन दिया है। पंचायतों में भी वही समर्थन देकर हमको और तेज़ गति से राज्य के विकास के लिए अपना आशीर्वाद दिया। दूसरी ओर कांग्रेस में कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा है। पूर्व सीएम हरीश रावत के बयान से ये साफ झलक रहा है। उनका कहना है कि ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य जैसे पदों पर कांग्रेस 75% जीत दर्ज करेगी, लेकिन क्षेत्र पंचायत प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष जैसे बड़े पदों को लेकर पार्टी आश्वस्त नहीं दिख रही। अच्छी उम्मीद है। हम देखें, हम प्रधान काफी जीतेंगे, हम क्षेत्र पंचायत काफी जीतेंगे, या न लगा लीजिएगा 75% प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य कांग्रेस के जीत के आएंगे। ब्लॉक प्रमुख में मैं कह नहीं सकता, धन की मार चलेगी। पंचायत चुनाव में कुल 66,000 से अधिक पदों के लिए चुनावी प्रक्रिया चल रही है। इनमें से करीब 22,000 पदों पर निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। अब बचे हुए लगभग 11,000 पदों पर चुनाव होना है, जिनके लिए 32,000 से अधिक उम्मीदवार मैदान में हैं। इसमें फर्स्ट फेज यानी कि 24 जुलाई को करीब 17,000 कैंडिडेट के भाग्य का फैसला होना है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। पंचायत चुनाव पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि कांग्रेस को इस बार हार का बहाना ढूंढना पड़ेगा। इस चुनाव में ईवीएम नहीं है। पंचायत चुनाव में बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी। कांग्रेस हताश है, तमाम सीटों पर प्रत्याशी ही नहीं उतर पाए हैं। मैं रुझान के आधार कहता हूँ 12 के 12 जिला पंचायतों में भी भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष बनेंगे और उस दिशा की ओर, उस क्रम की ओर हमने कार्यकर्ता आह्वान किया। सारे कार्यकर्ता पार्टी समर्थित प्रत्याशी चुनाव प्रचार में लग गए। कांग्रेस हार के मुकाम पर है, इसलिए वोटर लिस्ट की चर्चा होगी, आपका क्या कहते हैं जाली वोटों की चर्चा होगी। और अभी तो ईवीएम नहीं है, तो ईवीएम की भी चर्चा होती। अब तो बैलेट पेपर से मतदान होगा, बीजेपी उसमें भी जीतेगी। उत्तराखंड में 24 जुलाई को होने वाले पहले चरण के मतदान के लिए राज्य के 49 ब्लॉकों के 4,679 मतदान केंद्रों के 5,823 मतदान स्थल पर वोटिंग होनी है। इसमें से 1,521 संवेदनशील केंद्र हैं, साथ ही 533 अति संवेदन केंद्र हैं। इनमें करीब 8,000 पुलिस जवान, 3,420 होमगार्ड के जवान, 2,376 पीआरडी के साथ 22 कंपनी पीएसी को तैनात किए गए हैं। इस समय मानसून के चलते किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को अलर्ट मोड पर रखा गया है। साथ ही सभी मतदान पार्टियों की समय पर तैनाती और सुरक्षित मूवमेंट सुनिश्चित करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। साथ ही एसडीआरएफ के जवानों की तैनाती भी हर टीम के साथ की गई है। तो अब की बार विशेषकर क्योंकि ये आयोजन होना था, तो बहुत व्यापक स्तर पे उसकी तैयारी मौसम को देखते हुए जो टीम्स के जाने के, पोलिंग पार्टीज़ के जो रास्ते हैं, उनमें एक्स्ट्रा फोर्स एसडीआरएफ के और एनडीआरएफ के हमारे जवान वो भी अलर्ट हैं इन रूट्स पे जो आपदा संभावित है। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के तरह तरह के रंग देखने को मिल रहा है। कुमाऊं के तराई में पड़ने वाले उधम सिंह नगर जिले में तो एक प्रत्याशी ने वोट बटोरने के लिए हरियाणवी डांसर सपना चौधरी तक का सहारा ले लिया। जिले की निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष रेणु गंगवार इस बार भंगा जिला पंचायत सीट से चुनावी मैदान में है। रेणु ने अपने पक्ष में माहौल तैयार करने के लिए बरा गांव में हरियाणा की मशहूर डांसर सपना चौधरी का रोड शो करवाया। इस दौरान लोग सपना को देखने के लिए उमड़ पड़े। पंचायत चुनाव में सपना का ये रोड शो चर्चा का विषय बना हुआ है। ज्यादा से ज्यादा शेयर भीड़ में दिखाना चाहूंगा, भारी भीड़ इस समय। पंचायत चुनाव को लेकर जारी चेकिंग अभियान के तहत देहरादून पुलिस ने अवैध शराब पकड़ी है। पुलिस ने लग्जरी कार और स्कूटी से 12 पेटी अवैध शराब बरामद कर ली है और तस्करी कर रहे 2 शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि पंचायत चुनाव में बांटने के लिए अवैध शराब मंगाई गई थी।
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीडब्ल्यूडी विभाग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान गेम चेंजर योजनाओं का अपडेट मुख्यमंत्री ने लिया है। मुख्यमंत्री ने रिस्पना और बिंदाल नदी पर 4 लेन एलिवेटेड रोड, देहरादून बाईपास, आशा रोडी से मोहकमपुर तक प्रस्तावित रिंग रोड निर्माण के साथ देहरादून मसूरी बाईपास की समीक्षा की। मीटिंग में रिस्पना बिंदाल एलिवेटेड रोड के मामले में बताया गया कि फिजिबिलिटी टेस्ट कर लिया गया है और जमीन अधिग्रहण के लिए भी ग्राउंड सर्वे किया जा चुका है। इस साल 30 नवंबर तक जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई पूरी कर ली जाएगी। सीएम धामी ने नागरिक उड्डयन विभाग की परियोजनाओं की भी समीक्षा की है। सीएम धामी ने निर्माणाधीन योजनाओं में तेजी लाने और हेली सेवाओं में सुरक्षा मानकों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने को कहा। मुख्यमंत्री ने चारधाम के लिए नियमित चार्टर सेवा शुरू करने, एयरो स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने, दूरस्थ क्षेत्रों तक हवाई नेटवर्क को विस्तार देने के निर्देश भी दिए। बैठक में बताया गया कि देहरादून, जोशीमठ, बद्रीनाथ, पिथौरागढ़, धारचूला और मुनस्यारी के लिए हवाई सेवा शुरू करने की तैयारी है। वहीं पर गुंजी से आदि कैलाश के लिए हेलीकॉप्टर सेवा, केदारनाथ में नया हेलीपैड भी प्रस्तावित है। पंतनगर और जौलीग्रांट एयरपोर्ट का विस्तार 2026-2028 तक पूरा होने की उम्मीद है। और खबर चमोली से, जहां पर रुद्रनाथ धाम की यात्रा पर गया एक तीर्थयात्री कैलूडी तोक के पास पैर फिसलने से गिर गया और चोट लगने से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से घायल तीर्थयात्री को डंडी गंडी के सहारे रात में पैदल चलकर 4 किलोमीटर दूर सड़क पर पहुंचाया है, जहां से घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चमोली में मलारी नीति नेशनल हाईवे 28 घंटे से भावकुंड के पास बंद है। इसकी वजह से कई गाड़ियां घाटी में फंसी हुई हैं। इनमें पोलिंग पार्टी की गाड़ियां भी हैं। इसके साथ ही 12 से ज़्यादा गांव का संपर्क मुख्यालय से कट गया है। हालांकि हाईवे को खोलने की कोशिश जारी है, लेकिन हाईवे पर पहाड़ी से भारी बोल्डर आ रहे हैं। पौड़ी मुख्यालय समेत लैंसडाउन को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे लैंडस्लाइड की चपेट में है। कोटद्वार से दुगट्टा के बीच हुए लैंडस्लाइड के बाद जगह जगह डेंजर जोन बन चुके हैं। वहीं पर कहीं पर पहाड़ी से बोल्डर गिर रहे हैं, तो कहीं सड़क ढह जाने से वाहनों की आवाजाही से अब बड़ा खतरा बना हुआ है। हालात ये हैं कि कई जगहों पर सड़क का आधे से ज़्यादा हिस्सा नदी में गिर चुका है। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। चमोली में बारिश से नदियां उफान पर हैं। तेज बारिश से अलकनंदा नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। ब्रह्म कपाल, गांधी घाट, नरसिंह और प्रहलाद शिला नदी का जलस्तर बढ़ने से जलमग्न हो गई है। प्रशासन ने यात्रियों को नदी से दूर रहने की सलाह दी है। अब बात ऑपरेशन कालनेमी की। एक ऐसा अभियान जिसने बीते 11 दिनों में 2500 से ज्यादा छद्मवेशियों को बेनकाब किया। अब सरकार इस पूरे ऑपरेशन को कानूनी आधार देने की तैयारी में है। देखिए। कांवड़ यात्रा से ठीक एक दिन पहले 10 जुलाई को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऑपरेशन कालनेमी की शुरुआत की थी। तब से अब तक उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों से 2500 से ज्यादा संदिग्धों की पहचान और धरपकड़ की जा चुकी है। इनमें से 222 आरोपियों पर केस भी दर्ज किए गए हैं, जिन पर धर्म के नाम पर धोखा देने, झूठी पहचान छिपाकर रहने और लोगों को गुमराह करने के गंभीर आरोप हैं। हालांकि गिरफ्तारी सिर्फ 140 लोगों की ही हो पाई है, जिससे स्पष्ट है कि मौजूदा अभियान में कुछ खामियां हैं। इसी के मद्देनजर अब सरकार इसे कानूनी रूप देने की दिशा में काम कर रही है। कालनेमी जो लोग ऐसे पवित्र मेलों में, पवित्र अवसरों पर इसको बदनाम करने का प्रयास करते हैं, छद्म वेशधारी, उनके लिए हमने पहले से ही कालनेमी ऑपरेशन चलाया हुआ है। ये ऑपरेशन हमारा चलेगा और सघन तरीके से चलेगा। उसके लिए अभी हम और भी गाइडलाइन बनाने पर विचार करें। जब तक कोई कठोर गाइडलाइन नहीं बनेगी इस ऑपरेशन के ऊपर, बहुत सारे लोग पकड़े गए, 2-2.5 हज़ार लोग पकड़े गए और कुछ ही लोग 100-150 लोग बंद किए गए, तो कहीं न कहीं
इस विषय पर सरकार को बड़ी गाइडलाइन तैयार करनी पड़ेगी, कानून की समीक्षा करनी पड़ेगी। कानूनी विशेषज्ञ भी इस बात से सहमत हैं कि बिना स्पष्ट और ठोस कानून के ऐसे मामलों में प्रभावी कार्रवाई संभव नहीं है। ठोस कानूनी प्रावधान के अभाव में अपराधी बच निकलते हैं, इसलिए ऑपरेशन काल नेमी को कानूनी कवच देना बेहद जरूरी है। ऐसे में एक नियम बनने चाहिए, एक कड़ा प्राविधान बनना चाहिए, इसमें एक एक्ट भी बनना चाहिए, अदर देन आईपीसी एक एक्ट बनना चाहिए, एक छोटा सा, जो धर्मस्व और राजस्व के धर्मस्व संस्कृति के टाइम अंदर आना चाहिए। उसमें एक एक्ट बना के एक नियमावली बननी चाहिए। दरअसल अब तक ये ऑपरेशन प्रशासनिक आदेशों से चल रहा था, लेकिन अब सरकार इसे विधिवत तरीके से कानूनी दायरे में लाने जा रही है। इससे न केवल फर्जी धर्मगुरुओं और पहचान छुपाकर रहने वालों पर सीधी कार्रवाई हो सकेगी, बल्कि धार्मिक ठगी पर भी अंकुश लगाया जा सकेगा। संभावना जताई जा रही है कि अगस्त में शुरू होने वाले विधानसभा के मॉनसून सत्र में इस एक्ट से जुड़ा प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। विकासनगर में राह चलते युवक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी है। इसमें युवक की मौत हो गई है। डाक पत्थर के बाड़वाला का मामला। बागेश्वर पुलिस ने काफली गैर लीसा डिपो के पास से 10 ग्राम बैग के साथ एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पंचायत चुनाव को लेकर चेकिंग अभियान चल रही थी। रुद्रप्रयाग में बारिश की वजह से कई जगह पहाड़ी से मलबा आ गया। इसकी वजह से लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बागेश्वर सोमेश्वर स्टेट हाईवे पर चीड़ का पेड़ गिरने से सड़क बंद हो गई। फायर सर्विस यूनिट ने मौके पर पहुंचकर पेड़ हटाकर रोड को साफ किया है। अल्मोड़ा में पहले चरण में 6 विकास खंडों में 24 जुलाई को मतदान होना है। इसके लिए तैयारी पूरी हो गई है। 23 जुलाई को सुबह 8 बजे पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। पिथौरागढ़ में मंगलवार को 61 पोलिंग पार्टियां रवाना हुई हैं। ये पोलिंग पार्टियां धारचूला और मुनस्यारी जैसे दुर्गम ब्लॉकों के लिए रवाना हुई हैं। नैनीताल जिले के ओखलकांडा और बेताल घाट ब्लॉक के लिए 36 पोलिंग पार्टियां रवाना हुई। जिन गांवों के लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया वहां सड़कें काफी दूर थीं। सावन की महाशिवरात्रि बुधवार को है। ऐसे में डाक कावड़ उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम से जल भरकर तेजी से अपने गंतव्य को आगे बढ़ रहे हैं। अल्मोड़ा जेल के कैदियों ने पिछले 2 सालों में कई सामान बनाए हैं। अब जेल प्रशासन ने एक समिति बनाकर कैदियों के बनाए सामान को बेचा है। नैनीताल के कैचीधाम तहसील के बेताल घाट के इलाके में खेतों की सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल रहा। नहर टूटने से सिंचाई का संकट बना हुआ है। हल्द्वानी में इन दिनों जिला प्रशासन और रेलवे की टीम रेलवे जमीन पर हुए अतिक्रमण का सर्वे कर रही है। इसी सर्वे के दौरान एक बड़ा खुलासा हुआ। यह ऐसा खुलासा है जिसे देखकर आपका भी सिस्टम से भरोसा उठ जाएगा। देखिए रिपोर्ट। रेलवे और नैनीताल जिला प्रशासन के अधिकारियों की ये टीम इन दिनों हल्द्वानी में रेलवे स्टेशन के आसपास की जमीनों का सर्वे कर रही है। ये टीम सरकारी जमीन पर अतिक्रमण की जांच कर रही है, क्योंकि इसी को हटाने के बाद हल्द्वानी और काठ गोदाम से नई ट्रेनें शुरू होंगी। रेलवे की भूमि पर विभिन्न समयों में जो अतिक्रमण हुआ है उसको लेकर के रेलवे ने जो है जिला प्रशासन से अपील की है कि हमारे को चिन्हीकरण में हमको सहयोग दिया जाए। तो हमने यहाँ पर जो सिटी मजिस्ट्रेट साहब हैं और एसडीएम हैं, तहसीलदार हैं, सब लोगों को इस पर तैनात किया है। चिन्हीकरण की कार्रवाई चल रही है। लेकिन इसी सर्वे के दौरान पता लगा कि इस इलाके में कई संदिग्ध परिवार रह रहे हैं, जिनमें 7 नेपाली परिवार भी हैं। लेकिन इन नेपाली परिवारों के पास भारत के वोटर कार्ड के साथ ही उत्तराखंड का राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड और आधार कार्ड तक मौजूद है। नेपाली परिवारों के पास इस तरह के डॉक्यूमेंट देख सरकारी अधिकारी भी हैरान है। सर्वे का काम शुरू किया है, तो सर्वे के दौरान जो हमको वहाँ पाए गए तो 7-8 नेपाली फैमिली भी पाई गई है, जिनके आधार
और अन्य जो वोटर आईडी वगैरह है वो सब बने हुए हैं और इसकी जांच होनी चाहिए और अपने स्तर से भी हम लोग जांच करवाएंगे इसमें कि किस तरह से इनके आधार कार्ड बन गए, वोटर आईडी बन गई, इसकी जांच करवाएंगे। जाहिर है ये अपने आप में हैरान करने वाला मामला है, क्योंकि ये वोटर कार्ड, आधार, पैन कार्ड और आयुष्मान ये ऐसे दस्तावेज हैं जो किसी भारतीय के लिए बनाना भी आसान नहीं। लेकिन नेपालियों के ये दस्तावेज कैसे बन गए, इसका जवाब सुरक्षा एजेंसियों को ढूंढना होगा। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर ओम प्रकाश नेगी पर कई सारे गंभीर आरोप लगे हैं और आरोप लगाने वाले कोई और नहीं, विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं। विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने एक चिट्ठी लिखकर राज्यपाल से वाइस चांसलर द्वारा की गई नियुक्तियों की जांच की मांग की। राज्यपाल को लिखी चिट्ठी में कहा गया है कि कुलपति की तरफ से विश्वविद्यालय में हुई नियुक्तियों में गड़बड़ी की गई है। यही नहीं, खुद कुलपति की नियुक्ति पर भी सवाल उठाए गए हैं। कोटद्वार में बिना यात्री शेड के बोर्ड लगाने के मामले में जांच के आदेश दे दिए गए। स्पीकर और लोकल विधायक रितु खंडूरी ने रूरल वर्क डिपार्टमेंट की सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर को बुलाकर इसके आदेश दिए हैं। स्पीकर ने कहा है कि जहां बोर्ड लगा, यात्री शेड बना या नहीं, बोर्ड आखिर कैसे लग गया, इसमें यात्री शेड की लागत 4.5 लाख रुपए बताई गई है। इसकी जांच होनी चाहिए और जिम्मेदार अधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो हमारे RWD के SC हैं उनको बुलाया और मैंने इस चीज़ की उनको जानकारी, उनको पता था, लेकिन मैंने उनको कहा कि ये सही नहीं है। अगर बोर्ड गलत लगा तो क्यों लगा, अगर यात्री शेड वहाँ पे नहीं है तो वो कहाँ है यात्री शेड, और अगर नहीं बनना था, कुछ चेंजेस आए थे तो वो बोर्ड कैसे लगा, इसकी पूरी जांच की जाए और जिसने भी ये गलती की है उसको पनिश किया जाए। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गया यात्रियों का जत्था दूसरे दल भारत लौट आया है। इस दल में 47 यात्रियों के साथ कुल 51 लोग मौजूद हैं। ये दल पिथौरागढ़ के गुंजी पहुंच गया है। दल सभी सदस्यों ने दल के सुबह लिपुलेख दर्रा पार कर भारत में एंट्री की और बिना किसी दिक्कत के कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के दर्शन करने से यात्री काफी उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। खबरें जारी हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।